एवरीवन। सो होप सब अच्छे ठीक ठाक होंगे घर पे। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे जो सर्जरी के रिलेटेड है। जो भी मेरी वीडियोस होती हैं ये स्पेशली डेंटल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, क्योंकि मैं खुद एक डेंटल स्टूडेंट हूँ और मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली डेंटिस्ट जो हैं उनको अपनी मेडिसिन एंड सर्जरी में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यूट्यूब पे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। मैंने खुद भी बहुत स्ट्रगल किया था और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपना क्यों ना एक चैनल बनाती हूँ। तो आज चलो शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड, हम थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड पढ़ेंगे सर्जरी में। तो सबसे पहले सर्जिकल अनैटमी। तो क्वेश्चन सर्जिकल अनैटमी पे भी आ सकता है 10 मार्क्स का। तो सर्जिकल अनैटमी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, तो इतना हमें पता है कि जो भी हमारी एक टंग होती है ना, उसके एंड पे एक फोरामेन होता है। इस फोरामेन को हम बोलते हैं फोरामेन सीकम। ठीक है, अब ये जो फोरामेन सीकम है ये ही आगे जाके डिसेंड होता है। ठीक है, डिसेंड्स, फिर डिसेंड होगा तो एक डक्टराइज होगी जिसको हम बोलेंगे थायरोग्लॉसल डक्ट। ठीक है, तो ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट है ये आगे जाके जो इसका एंड पॉइंट होगा वहाँ जाके ये थोड़ा मास क्रिएट करेगी। ठीक है, फॉर्म्स अ मास। हम उस मास को क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि 2 लोब्स होती हैं, इतना तो हमें पता ही है, 2 लोब्स होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम होता जाता है वैसे वैसे ये जो थायरोग्लॉसल डक्ट है ये ख़त्म होती रहती है। बट थायरोग्लॉसल के रैमनेंट्स आ जाते हैं। तो थायरोग्लॉसल के जो रैमनेंट्स आते हैं, रैमनेंट्स अपीयर होता है, मतलब थायरोग्लॉसल डक्ट तो गया बट उसका कुछ ना कुछ तो पीछे छूट ही जाएगा ना एक उसकी याद में। तो उसके लिए वर्ड है पिरामिडल लोब। पिरामिडल लोब अपीयर होती है अपने थायराइड ग्लैंड में। वहाँ पे ये पिरामिडल लोब जो है वो थायरोग्लॉसल डक्ट के रैमनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी हमारी छोटी सी एम्ब्रियोलॉजी कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है ये कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये हमारी होगी एम्ब्रियोलॉजी। अब हम करेंगे कि जो हमारा ग्लैंड है इसके कुछ जो पोजीशंस वगैरह या इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करेंगे। सो थायराइड ग्लैंड जो है वो पड़ा कहाँ पे होता है? थायराइड ग्लैंड इज situated between C5 to T1 वर्टेब्रा। तो ये वर्टेब्रा होते हैं 5th सर्वाइकल से लेकर 1st थोरेसिक तक। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं कि अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ये 2 कैप्सूल्स इसमें होते हैं। ठीक है, होपफुली हमने अनैटमी फर्स्ट ईयर में भी ये कवर किया था कि इसके 2 कैप्सूल्स होते हैं। तो ये कैप्सूल्स जो हैं, एक तो होता है ट्रू कैप्सूल, एक क्या होता है? ट्रू कैप्सूल, और जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं फॉल्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? फॉल्स कैप्सूल। तो जो ट्रू कैप्सूल होता है ये कुछ अलग इसका ओरिजिन है और फॉल्स कैप्सूल का अलग ओरिजिन है। तो जो हमारा ट्रू कैप्सूल है ये बना होता है फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ डीप कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है जो काफ़ी डीप पड़ा है उसके कंडेंसेशन से जो कैप्सूल या लेयर डेवलप होती है उसको हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और जो फॉल्स कैप्सूल है ये कहाँ से बना होता है? प्री ट्रैकियल फेशिया से। कहाँ से? प्री ट्रैकियल फेशिया। तो अब प्री ट्रैकियल फेशिया को ध्यान में रखना, और इसके रिगार्डिंग मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। जो हमारा प्री ट्रैकियल फेशिया होता है ये ग्लैंड के इनसाइड ग्रो करता रहता है एंड ये एक लिगामेंट फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ बैरी। ठीक है, एक बारी रिपीट करूँ।
तो हमने किया कि जो प्री ट्रैकियल फेशिया है वो ग्लैंड के इनसाइड ग्रो करता रहता है और उसके कारण एक लिगामेंट अराइज होता है जिसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ बेरी। बहुत ही छोटा लिगामेंट होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस लिगामेंट की कि ये क्या करता है, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ thyroid gland to the cricoid cartilage। cricoid cartilage पता ही होगा आपको कि ये क्या होता है, ठीक है। तो cricoid cartilage मोस्टली हमारा जो लैरिंग्स होता है उसका एक कार्टिलेज का नाम होता है cricoid cartilage। cricoid cartilage, ठीक है। तो अब इसका एक सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम कवर करेंगे सिस्ट वाले चैप्टर में थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि थायरोग्लॉसल सिस्ट का एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होता है कि वो जब भी हम स्वेलो करते हैं या डेग्लूटेशन करते हैं तो वो भी मूव करती है। तो ऐसे ही हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो भी जब भी हम स्वेलो करते हैं तो वो मूव करता है, ठीक है। सो इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड मूव्स ऑन डेग्लूटेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्वेलोइंग। ओके, सो ये हमारा था जो थायराइड ग्लैंड की थोड़ी बहुत एनाटमी थी। अब हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई पे आते हैं, आर्टीरियल सप्लाई ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम इसको अच्छी तरह से करेंगे। ये दो आर्टरीज जो हैं, तो सबसे पहले जो है वो है सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड जो सेकंड है वो है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो देखो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये किसकी ब्रांच है किसकी नहीं, ठीक है। तो थोड़े बेसिक्स पे आते हैं, चलो। सो हमने किया होगा ये कि सपोज ये है हमारी आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है, आर्च ऑफ आयोटा, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो आर्च ऑफ आयोटा होती है इससे हमारी कुछ ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है, वेसल्स। तो सबसे पहले एक इधर जाती है, ठीक है, और एक ऐसे जाती है ना। सो अब देखो जो हमारी ये है इसको बोलते हैं हम ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। क्या बोलेंगे, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ओके, तो अब ये जो इधर वाली हैं, ठीक है, तो ये वाली जो है ये हमारी होती है बिल्कुल इधर वाली लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। और ये जो है ये हमारी होती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो हमें थायराइड ग्लैंड में इधर वाली आर्टरीज लेफ्ट वाली से कोई काम नहीं है, मेन इधर वाली से ही काम है। तो देखो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक फिर आगे हमारी दो में डिवाइड होती है, ठीक है। तो एक तो हमारी हो जाएगी जैसे ये ये हमारी सबक्लेवियन थी लेफ्ट में, ये हो जाएगी राइट सबक्लेवियन आर्टरी। क्या हो जाएगी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये आपको हो सकते कि आपको ये पहले से ही पता हो, क्योंकि अगर ये समझ आएगा तभी हम चीज़ को कैच करेंगे। और ये है हमारी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है, तो अब जो हमारी राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है यहाँ से
एक बहुत ही छोटी सी वेन अराइज करती है, बहुत ही छोटी सी एक आर्टरी अराइज करती है। अब ये जो अराइज की है इसको क्या बोलते हैं? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलेंगे हम? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है। अब इसी आर्टरी की एक फर्दर ब्रांच होती है, ठीक है, तो जैसे कि इधर हो गई, तो ऐसी एक ब्रांच होती है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? हमारी इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। ठीक है, तो अगर अब याद कभी नहीं भूलना कि इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी किसकी ब्रांच है? किसकी है? थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी की। और राइट सबक्लेवियन आर्टरी किसकी ब्रांच है? ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की। तो आई होप कि आप अब कभी भी याद नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद अब हम राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं। तो हमारी अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इसको मैं थोड़ा अब अलग पेन से दिखाती हूँ। जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये ऐसे ही ऊपर जाती रहती है और फाइनली इससे दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस निकली, एक है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो जो मैं शेड कर रही हूँ, सपोज कि ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो इसकी फर्दर एक ब्रांच जाती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी। ठीक है, अब प्लीज़ कभी भी याद मत भूलना कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी और इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी किसकी ब्रांचेज है। ठीक है, तो रिपीट करें एक बार। सबसे पहले आर्च ऑफ आयोटा होती है, जी हाँ हमें पता है, वो दो में उसकी मतलब तीन में डिवीजन होती है। एक तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है और दो और छोटी निकलती हैं, एक तो लेफ्ट सबक्लेवियन और एक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। अब इसने निकालनी यहाँ पे भी इसको ऐसे लर्न करते हैं कि इसको यहाँ पे भी सबक्लेवियन और कॉमन कैरोटिड ही निकालनी थी, बट इसने अचानक से जल्दी में एक ही निकाली और इसीलिए हमने उसको बोल दिया ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। जिसको फर्दर अपना काम याद आया कि हाँ कि मुझे तो दो में डिवाइड होना है और वो भी कौन सी? कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन, बट राइट वाली। ठीक है, तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फिर आगे राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो किस में डिवाइड होगी? दो में। ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, और ये जो थायरोसर्वाइकल ट्रंक है ये फर्दर किस में होगा? इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी में। जो बाकी जो इसकी ब्रांचेस है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी जो टॉपिक कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें ये याद रखना है। ठीक है, और सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, तो अगर पूछें कि सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी किसकी ब्रांच है तो बोलोगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और अगर पूछें कि इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी किसकी ब्रांच है तो क्या बोलेंगे हम? थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ठीक है, तो ये हमारी होगी आर्टीरियल सप्लाई। अब हम आते हैं वीनस सप्लाई। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस लर्निंग पार्ट ही है। वीनस सप्लाई, तो वीनस सप्लाई में देखो तीन वेन्स होती हैं। कैसे लर्न करना है भाई? तीन वेन्स होती हैं। कौन सी होगी? सुपीरियर, क्योंकि थायरॉयडाइज को इतना नहीं पता, अनपढ़ है। ठीक है, मिडल और इंफीरियर। वो कहता मुझे इतना ज़्यादा पंगा लेना ही नहीं, इतना कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, तो उसने सीधा सा नाम ले लिया सुपीरियर थायरॉयड वेन, मिडल थायरॉयड वेन एंड इंफीरियर थायरॉयड वेन। थायरॉयड पक्का लिखना। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं ये ब्लड किस में ड्रेन करती हैं? इनटू इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन। और जो इन्फीरियर है ये किस में करती है ड्रेन ब्लड अपना? इन नॉमिनेट वेन, इन नॉमिनेट वेन। ठीक है,
तो होपफुली अब वीनस सप्लाई इजी लग रहा होगा। वेन्स हैं, कितनी वेन्स हैं? 3 वेन्स हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। सुपीरियर जो है वो और मिडल जो है ये दोनों इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन करती है, और जो इन्फीरियर है वो इननॉमिनेट वेन में ड्रेन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस वीडियो के, जो कि है हमारा लिम्फेटिक्स, नर्व सप्लाई। फर्स्टली हम नर्व सप्लाई कवर करते हैं, उसके बाद लिम्फेटिक्स। सो नर्व सप्लाई में देखो, याद रखना कि इसकी थायराइड की 2 मेन ब्रांचेस होती हैं। एक तो सुपीरियर, पीछे बोलना मेरे, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, कौन सी होगी? सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। उसके बाद और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, उसके बाद जो सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है इसकी फर्दर 2 ब्रांचेस होती हैं। कितनी ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस। कौन सी? इंटरनल लैरिंजियल नर्व एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। उसके बाद इंटरनल लैरिंजियल नर्व का क्या काम होगा और एक्सटर्नल का, तो सोचने वाली बात है। तो इंटरनल का क्या काम होता है कि ये जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं लैरिंग्स पे, उसके ऊपर वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे सेंसरी एक्शन करता है। ठीक है, सेंसरी टू लैरिंग्स अबव द वोकल कॉर्ड्स। ये अभी लर्न हो जाएगा, अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है, देखना अभी लर्न हो जाएगा। उसके बाद जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है ये किसको सप्लाई करता है? सप्लाइज कौन सा कार्टिलेज किया था हमने? लैरिंग्स का क्रिकोथायरॉयड कार्टिलेज। ठीक है, तो ये किसको सप्लाई करता है? क्रिकोथायरॉयड कार्टिलेज नहीं, क्रिकोथायरॉयड मसल। ठीक है, मसल है। अब रिकरेंट का इनसे ऑपोजिट एक्शन होगा। कैसे? देखो, अब जो हमारा जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये क्या करेगा? सेंसरी होगा, इसी की तरह ही सेंसरी होगा, बट टू लैरिंग्स बिलो वोकल कॉर्ड्स। बिलो वोकल कॉर्ड्स, अबव और बिलो में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या होगा? इसी की तरह सप्लाइज ऑल द मसल्स ऑफ लैरिंग्स, हर एक मसल को लैरिंग्स के सप्लाई करेगा, बट उसको नहीं करेगा जिसको ये कर रहा था। ठीक है, तो क्रिकोथायरॉयड मसल को ये सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉयड मसल्स। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं एक बार ही रिवीजन लेके। आज हमने थायराइड ग्लैंड शुरू किया है। इसमें सबसे पहले सर्जिकल एनाटमी में हमने पढ़ा कि उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो 2 कैप्सूल्स का बना होता है। अब फॉल्स कैप्सूल में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था, वो याद रखना है। लिगामेंट ऑफ बैरी, ये वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इन्फीरियर, इसको कैसे याद रखना है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, वीनस सप्लाई 3 की होती है। ठीक है, कौन कौन से 3? सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। ठीक है, ये दोनों इंटरनल जुगुलर वेन में करते हैं और ये इननॉमिनेट वेन में। नर्व सप्लाई सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। ठीक है, तो बस आज का हम इतना ही करेंगे। होपफुली आपको मेरे जो ये वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना और शेयर भी कर देना विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी ये टॉपिक्स जो हैं वो मेरे साथ साथ आपको और उनको क्लियर होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।